बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायग्नोस्टिक टेस्ट में मतलब कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं जो हिजामा के हवाले से, और उसमें एक जो है वो है PT-INR। PT यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम और INR यानी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो। इससे हमें ये पता चलता है कि ब्लड जो है ना वो कितना पतला है और कितनी देर में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। और बाज़ औक़ात अलग से जो है ना हम ब्लीडिंग टाइम भी जो है वो चेक करवाते हैं, ब्लीडिंग टाइम। तो ये जो है वो क्लॉटिंग टाइम है और हम ब्लीडिंग टाइम भी जो है वो साथ में टेस्ट करवाते हैं इसके। ये ख़ास तौर पे ये टेस्ट उन पेशेंट्स में कराया जाता है जो कि खून पतला करने वाली दवाएं खा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हार्ट पेशेंट्स जिनको हार्ट का कोई इशू हुआ हो और कोई सर्जरी वगैरह उनकी हो चुकी हो, तो वो बहुत ज़्यादा खून को पतला करने वाली कुछ दवाएँ खा रहे होते हैं। तो अगर उसमें हम हिजामा करेंगे तो उसमें ये रिस्क होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी या रुकेगी नहीं। तो हम एहतियातन जो है ये PT और INR का टेस्ट करवा लेते हैं उन पेशेंट्स का, और उसमें अगर देखते हैं कि रिपोर्ट जो है वो दवा के साथ नॉर्मल आ रही है तो फिर हम हिजामा करते हैं, अदरवाइज़ हिजामा नहीं करते हम, क्योंकि दवा उनकी बंद करना भी ख़तरनाक होता है। हार्ट का जो पेशेंट है उसकी हम दवा बंद नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये टेस्ट होते हैं और नॉर्मल इसकी रेंज जो है वो PT की जो रेंज है प्रोथ्रोम्बिन टाइम की वो तकरीबन 12 to 13 सेकेंड्स होती है, और INR की नॉर्मल रेंज जो है वो 1 होती है। तो 1 से जितना नीचे होगा उतना ज़्यादा खून गाढ़ा होगा, और 1 से जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा खून पतला होगा। तो इसमें हमें देखना होता है कि क्या वो नॉर्मल रेंज के करीब है, तो फिर हम जो है वो उसमें उस पेशेंट का हिजामा हम कर देते हैं। फिर इसी तरह से प्रोटीन C और प्रोटीन S ये भी जो है वो इसमें किरदार अदा करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, और यानी बहुत ज़्यादा ब्लड को ये क्लॉट होने से रोकते हैं। तो इनको भी जो है वो टेस्ट करवा लिया जाता है, ख़ास तौर पे कोई यानी ऐसे पेशेंट्स हों जो बहुत अरसे से बिस्तर पे हैं या फालिज के पेशेंट्स हैं, तो उसमें बेहतर रहता है कि ये टेस्ट करवा लिया जाए ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ब्लड क्लॉटिंग जो है ना वो नॉर्मल रेंज में है। और अगर कोई क्लॉट बन जाता है यानी कैपिलरीज़ के अंदर, अगर वो ऐसी किसी जगह पर पहुंच जाए जैसे लंग्स में या ब्रेन में या हार्ट में, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़तरा होता है कि कोई नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर लंग्स में चला जाए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं उसको, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, मतलब उसकी वजह से जान जा सकती है। और अगर वो पहुंच जाए ब्रेन में तो स्ट्रोक हो सकता है, और अगर हार्ट में जाकर वो कहीं ब्लॉक कर दे तो उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसलिए हम ये प्रोटीन C और प्रोटीन S को भी समटाइम्स टेस्ट करवा लेते हैं। फिर इसके बाद लिवर फंक्शन टेस्ट है। ये ख़ास तौर पे उन पेशेंट्स के अंदर हम ज़रूर कराते हैं जिनमें हमें ये ख़तरा हो कि वो या तो उनको जॉन्डिस है, या हो सकता है जॉन्डिस, या उनको हेपेटाइटिस है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है वो SGPT ख़ास तौर पे, अगर हेपेटाइटिस B का या C का पेशेंट है तो उसमें SGPT अक्सर औक़ात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है। और इसी तरह से जो SGOT है वो हार्ट पेशेंट्स के अंदर बढ़ा हुआ आता है। और SGOT के नीचे जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं गामा GT। तो गामा GT जो है ये जो लोग अल्कोहल वगैरह या कोई और भी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं तो ये उनके लिवर जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर ये गामा GT जो है बढ़ जाता है। नॉर्मल रेंज इसकी 55 से नीचे होती है। तो जो लोग ये यानी जिनका लिवर डैमेज हो रहा होता है तो उनमें ये 100 से ऊपर चला जाता है। और इसी तरह से फिर बिलीरुबिन जो है ना ये आपका गॉल ब्लैडर के अंदर मौजूद होता है, और ये बाई प्रोडक्ट होती है आपके RBCs की। मतलब RBCs के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन जो है ना जब RBCs ख़त्म होते हैं, उनकी लाइफ ख़त्म होती है, 120 दिन पूरे हो जाते हैं। तो किसी को याद है, हमने ये पढ़ा था बहुत तफसील के साथ कि वो कैसे उनकी ज़िंदगी ख़त्म होती है 120 दिन के बाद, कहाँ जी कहाँ होती है? तो वो ब्लड आपके लिवर और किडनी से सही नहीं रिमूव हो तो वो आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर पर आकर वहाँ पर मतलब रुक जाता है। लिवर और किडनी से पहले वो किस जगह पे ख़त्म होते हैं? हाँ, स्प्लीन में। स्प्लीन में जब वो टूटता है, RBC रप्चर हो जाता है, तो उसके अंदर जो मौजूद हीमोग्लोबिन है वो किस चीज़ में डिवाइड हो जाता है? हीमोग्लोबिन टूटकर किन चीज़ों में तकसीम हो जाता है? चलें अच्छा, आप तकरीबन करीब बता रही हैं, मैं लेकिन आपको और थोड़ा सा इसको एक दफ़ा रिवाइज़ करा देता हूँ कि देखें जब ये रप्चर होता है ना RBC उसमें स्प्लीन के अंदर,
तो उसके बाद उसमें जो मौजूद हीमोग्लोबिन है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, वो अपने उन दो चीज़ों में, दो अज्जा में दोबारा टूट जाता है। और वो दो अज्जा क्या हैं, एक है हीम और एक है ग्लोबिन। हीम जो है वो आयरन है और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन्स है। तो ये जो ग्लोबिन है ना, ये भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो बिलीरुबिन जो है ना, ये येलो कलर का होता है और ये जाकर स्टोर हो जाता है आपके पित्ते में। लिवर इसको थोड़ा सा वो करता है, मॉडिफाई करता है और फिर ये आपके गॉल ब्लैडर के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है बिलीरुबिन। और ये किस बीमारी में बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, जॉन्डिस में, जिसकी वजह से, जिसको पीलिया कहते हैं ना, यरकान पीलिया, तो उसके अंदर ये बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि उस वक्त में आरबीसी जिस्म में कम हो रहे होते हैं, बहुत तेज़ी के साथ टूट रहे होते हैं। और ऐसे ही जो आखिरी आपको नज़र आ रहा है वो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है ना, ये प्रोटीन होता है और इसकी भी एक नॉर्मल रेंज होती है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस भी जो है वो हो रही होती है इसके ज़रिए से, लिवर के ज़रिए से। नहीं, उससे ताल्लुक़ नहीं है, स्मोकिंग से ताल्लुक़ नहीं है इसका। एसजीपीटी ये लिवर का एक एंजाइम है और इससे जो है वो पता चलता है कि लिवर की हेल्थ कैसी है। ख़ास तौर पे ये लिवर को रिप्रेजेंट करता है, मगर लिवर के अलावा ये हार्ट में और किडनी में भी पाया जाता है। तो हार्ट और किडनी की भी हेल्थ का इससे पता चलता है। तो इसको नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए। तो नॉर्मल रेंज इसकी 45 से नीचे होती है, बिलो 45। तो 7 से लेके 56 तक हो सकती है, लेकिन बहरहाल जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में नॉर्मली इसकी रेंज है वो बिलो 45 है। SGOT जिसको AST भी कहते हैं, ये ज़्यादातर इसका ताल्लुक़ होता है हार्ट के साथ। अगर किसी को बहुत ज़्यादा शदीद जो है ना, वो या तो लिवर का कोई बहुत ज़्यादा शदीद मसला हो और लिवर बिल्कुल ख़त्म हो रहा हो, जिसको हम कहते हैं लिवर सिरोसिस, तो उस कंडीशन में ये SGOT बढ़ जाता है और इसकी भी रेंज जो है वो तकरीबन बिलो 45 होती है। और या बाज़ औक़ात जो है वो अगर हार्ट पेशेंट कोई होता है तो ये उसका भी जो है वो SGOT बढ़ जाता है। गामा GT, ये भी मैंने आपको बताया कि ये अमूमन जो है वो लिवर डैमेज की सूरत में बढ़ता है। ख़ास तौर पे जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर ये 100 से ऊपर चला जाता है और ये बहरहाल इस बात की अलामत होता है कि लिवर डैमेज हो रहा है और ख़त्म हो रहा है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ना, ये ALP मेजर होता है आपकी बॉडी में और ये ज़्यादातर लिवर में, बोन्स में, किडनी में और डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। और जब लिवर अगर डैमेज हो रहा होता है तो फिर ये इसकी क्वांटिटी जो है वो रेंज जो है वो ये बढ़ जाती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इससे हमें पता चलता है कि या तो लिवर की कोई डिज़ीज़ है और या फिर बोन का कोई डिसऑर्डर है। बोन का डिसऑर्डर कैसे पता चलता है इससे, क्योंकि इसमें फॉस्फेट भी है ना, अल्कलाइन ये फॉस्फेटेज है। ये फॉस्फेट जो होता है वो हमारी हड्डियों के अंदर स्टोर होता है, जिस तरह से कैल्शियम स्टोर होता है। तो अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हड्डियाँ जो है ना उनमें डैमेज हो रहा है और उनमें से फॉस्फेट निकल कर आपके ब्लड में आ रहा है। तो ये इस बात की अलामत होता है अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाए कि आपका लिवर का या बोन्स का कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो चल रहा है। बिलीरुबिन का मैंने आपको बता दिया, इसको हम कर चुके डिस्कस, बस इतना ही काफ़ी है। ये ख़ास तौर पर जॉन्डिस के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और येलो पिगमेंट होती है, येलो कलर इसका होता है, जिसकी वजह से स्किन भी येलो नज़र आती है, हथेलियाँ भी येलो नज़र आती हैं, आदमी यानी पूरा ही येलो हो जाता है। उसको तिब की ज़बान में इसको सफ़रा कहा जाता है। एल्ब्यूमिन या प्रोटीन जो है ना, ये लिवर बनाता है और इससे ही पता चलता है कि आपका लिवर जो है ना वो कितना अच्छा फंक्शन कर रहा है। तो इसकी नॉर्मल रेंज 3.4 से 5.4 ग्राम्स पर डेसीलीटर होती है। तो ये अगर नॉर्मल रेंज से कम होता है तो इसका मतलब होता है कि लिवर सही काम नहीं कर रहा, और अगर बढ़ जाए तो बढ़ना इसका बहुत कम सूरतों में होता है। ख़ास तौर पे लिवर कैंसर वगैरह की शक्ल में ये बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर इसी तरह से किडनी के जो टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए से हमें मालूम होता है कि किडनी सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो जो टेस्ट है उनमें पहला टेस्ट है यूरिया, जो कि 50 से नीचे होना चाहिए, और अगर 50 से बढ़ जाए तो इसका मतलब होता है किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से क्रेटिनाइन, ये भी बहुत अहम टेस्ट होता है, जिसकी रेंज होती है 0.6 से लेके 1.2 तक, और अगर ये 1.2 से बढ़ जाए तो इसका मतलब होता है कि किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है। अगर 7 हो जाए तो समझा जाता है कि किडनी फेल हो गए और उसके बाद पेशेंट को डायलिसिस पर डाल दिया जाता है। यूरिन DR यानी यूरिन डिटेल रिपोर्ट, तो डिटेल रिपोर्ट के अंदर जो है वो यूरिन का पूरी उसका कलर, उसकी pH, उसके अंदर ग्लूकोज की मौजूदगी, उसमें प्रोटीन्स की मौजूदगी, ये सब उसके अंदर देखी जाती है। उसमें RBCs आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पस सेल्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। RBCs आ रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि ब्लीडिंग हो रही है, यूरिन में ब्लड आ रहा है,
और पस सेल्स वगैरह आ रहे हैं या WBCs मौजूद हैं तो इसका मतलब होता है कोई ना कोई इन्फेक्शन है, UTI वगैरह है। और अगर प्रोटीन आ रहे हैं, प्रोटीन प्रेजेंट हैं, नॉर्मली नेगेटिव होने चाहिए, अगर प्रेजेंट है इसका मतलब होता है किडनी जो है वो डैमेज हो रहा है और वहाँ से प्रोटीन लीक हो रहा है। और अगर ग्लूकोज उसमें नज़र आ रही होती है तो इसका मतलब होता है कि शुगर पेशेंट की शुगर बहुत ज़्यादा हाई चल रही है, कंट्रोल में नहीं है। तो ये उसमें हम कुछ चीज़ें देखते हैं। यूरिन का कलर भी देखा जाता है, नॉर्मल कलर जो है वो वाइटिश होता है या एम्बर कलर होता है। अगर वो पेल है तो इसका मतलब ये होता है कि यूरिन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, पानी की कमी है, पेशेंट पानी कम पी रहा है। और इसी तरह से अगर वो रेड है तो उसका मतलब होता है उसमें ब्लड आ रहा है और ब्लीडिंग हो रही है। तो कलर से भी देखा जाता है और उसकी pH भी देखी जाती है। pH अगर उसकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो, यानी कि 5.4 से नीचे जा रही है, तो उसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एसिडिक यूरिन है। तो उसमें फिर यानी कि बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस है उसको चेक करने की ज़रूरत होती है और उसको फिर नॉर्मलाइज़ करने के लिए कुछ अद्वियात भी दी जाती हैं और पानी का इस्तेमाल ख़ास तौर पे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो बाकी इसमें और भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कुछ अहम चीज़ें हैं। अगर बहुत ज़्यादा यानी कोई शुगर पेशेंट है, उसकी शुगर कंट्रोल में नहीं चल रही है, तो फिर यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज़ भी आ रही होती हैं। और कुछ लोग जो कीटो डाइट पर होते हैं तो बाज़ औक़ात उनमें भी कीटोन बॉडीज़ आने लगती हैं, जिसको हम कीटोसिस का प्रोसेस कहते हैं कि कीटोसिस का प्रोसेस शुरू हो गया। इलेक्ट्रोलाइट्स में जो है ना जो सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, ये ख़ास तौर पे उसमें देखे जाते हैं। इनकी जो नॉर्मल रेंजेस हैं, यानी कि तकरीबन सोडियम की 134 से लेके 144 तक होती है नॉर्मल। पोटेशियम की जो है वो तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग से 4 पॉइंट समथिंग तक नॉर्मल होती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और क्लोराइड की इसी तरह से तकरीबन 98 तक नॉर्मल होती है, 98 से लेके 102 तक नॉर्मल होती है। तो ये उसमें रेंजेस देखी जाती हैं कि वो यानी कि अगर सोडियम है तो वो अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है, या ख़ास तौर पे इसमें जो है ना पोटेशियम बहुत अहम होता है। पोटेशियम जो है वो ख़ास तौर पे किडनी फेलियर के पेशेंट्स का 5 से ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, किडनी जो है वो डैमेज हो गया है काफ़ी ज़्यादा। तो ये पोटेशियम को उसमें ख़ास तौर पर मॉनिटर करते हैं। सोडियम को भी करते हैं, अगर सोडियम भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे चला जाए तो उसकी वजह से भी बॉडी के फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसी तरह से अगर पेशेंट का खाना पीना बहुत कम हो तो उसका क्लोराइड भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, ये 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तीनों आयंस हैं। तो इनको जो है वो उसमें देखा जाता है ब्लड में। और ये जो टेस्ट है, ये 3 चीज़ों का टेस्ट अमूमन एक साथ लिखा जाता है, उसको कहते हैं UCE। UCE का मतलब होता है यूरिया, क्रेटिनाइन और इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो है ना रीनल फंक्शन टेस्ट कहलाता है। और ये आपके सामने जो एक तस्वीर बनी हुई है, एक तो किडनी की बनी हुई है और उसके बराबर में जो है वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो है ना किडनी का बुनियादी यूनिट है, जिसके ज़रिए से फ़िल्ट्रेशन होती है ब्लड की, और ब्लड को फ़िल्टर करके किडनी जो है वो मुस्तकिल क्या कर रहे होते हैं, होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब है पानी और नमकियात का तवाज़ुन, कि जिस्म के अंदर हमारे पानी और नमकियात जो है वो एक उनकी रेंज होती है उसी में रहें। वो अगर वो उससे ऊपर नीचे जाएंगे तो उसके नतीजे में निज़ाम सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो किडनी का रोल बहुत ही अहम होता है और उसमें जो काम कर रहे होते हैं फंक्शनल यूनिट्स, वो उसके कहलाते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन में से ब्लड गुजरता है और उसमें से जो है वो एक्स्ट्रा पानी और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट सब अलग कर लिए जाते हैं और उनको फिर यूरिन के अंदर शामिल कर दिया जाता है। और जो काम की चीज़ें होती हैं, जितनी रखनी होती हैं उतनी वापस ब्लड में शामिल करके उसको दोबारा ब्लड के अंदर शामिल कर दिया जाता है। तो फ़िल्ट्रेशन एक तरह से फ़िल्टर है ये किडनी जो है ना हमारे ब्लड का, ये ब्लड को फ़िल्टर करता है, तमाम एक्स्ट्रा चीज़ों को वहाँ से बाहर निकलता है और यूरिन के ज़रिए से उसको जिस्म से ख़ारिज कर देता है। डायबिटीज़ के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसमें फास्टिंग ब्लड शुगर, जो कि यानी FBS भी बोलते हैं उसको, और उसकी रेंज होती है 90 से लेके 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और इसी तरह रैंडम ब्लड ग्लूकोज जो होती है, अच्छा, और ये फास्टिंग जो होती है ना ये 12 आवर्स की फास्टिंग होती है। जबकि रैंडम ब्लड शुगर जो है इसको पोस्ट पेरेंडियल भी कहा जाता है और ये होती है 2 आवर्स आफ्टर मील, खाना खाने के 2 घंटे के बाद। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 160 से नीचे। और HbA1c जो है ये ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है, यानी ये इस बात का ये तयन करता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है, जो RBCs का जो हमारा हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर ग्लूकोज की कितनी परसेंटेज मौजूद है। तो एक्सेप्टेबल जो है वो 5.6 तक होती है, यानी ये 3 महीने का हमें एवरेज बता देता है कि पिछले 3 महीनों में हमारी शुगर कैसी रही है। यानी पिछले 3 महीनों में शुगर अगर बढ़ी रही होगी तो वो शुगर जो है ना वो पेनिट्रेट कर जाती है, घुस जाती है आपके RBCs के अंदर और हीमोग्लोबिन में दाखिल हो जाती है। तो उसका जो रेशो दाखिल होता है ना वो रेशो कहलाता है HbA1c। तो ये नॉर्मल जो होता है ये 5.6 तक नॉर्मल होता है।
5.7 अगर हो गया तो इसका मतलब होता है कि डायबिटीज़ जो है ना वो शुरू हो गई या प्री डायबिटिक हो गया पेशेंट। 5.7 से लेकर 6.1 तक प्री डायबिटीज़ है, फिर 6.1 से ऊपर जो है वो डायबिटीज़ कहलाती है। फिर जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा इसका मतलब होगा कि उतना ज़्यादा अनकंट्रोल्ड शुगर है। अगर ये 14-15 तक पहुंच जाए तो अक्सर जो है वो हाथ या पैर काटने की नौबत आ जाती है 14-15 तक, अगर HbA1c चला जाए तो, यानी हाथ या पैर में से कोई ना कोई डैमेज हो जाता है। तो ये हमें 3 महीने की एवरेज बता देता है कि 3 महीने में हमारी शुगर जो है ना वो कैसी रही है। तो इसलिए जो रैंडम और फास्टिंग है उसके साथ साथ ये भी करा लेना चाहिए। और इसके अलावा एक सीरम इंसुलिन लेवल भी होता है, एक टेस्ट, जिससे हमें ये पता चलता है कि जिस्म जो हमारा पैंक्रियास है वो नॉर्मल इंसुलिन जो है वो बना रहा है या नहीं बना रहा है, या कम बना रहा है या सही बना रहा है या ज़्यादा बना रहा है। बाज़ औक़ात ज़्यादा भी बना रहा होता है फिर भी शुगर होती है हाई। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि इंसुलिन तो बन रही है मगर वो इंसुलिन काम नहीं कर रही है। इंसुलिन काम क्या करती है? इंसुलिन का काम क्या होता है, किसी को मालूम है? कैसे करती है? मतलब उसका मैकेनिज़्म मालूम है कैसे करती है? सर उनमें से जूसेस रिलीज होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या से बोलते हैं, एसिडिक होते हैं या बहुत ज़्यादा। नहीं, किससे रिलीज़ होती है? सर इंसुलिन मतलब एक हार्मोन होता है, हाँ, जो रिलीज होता है डायरेक्ट आपकी ब्लड में होता है, और वो बहुत ज़्यादा बिटर बोले या कोई नहीं बिटर नहीं। देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, इंसुलिन जो है ना वो एक हार्मोन है और वो पैंक्रियास से रिलीज़ होता है। पैंक्रियास मतलब लबलबा, जो कि हमारे लिवर के साथ ही मौजूद होता है। और लबलबे के अंदर जो है ना उसके 2 पार्ट्स हैं। एक उसका पार्ट जो है वो ऐसे एंजाइम्स बनाता है जो डाइजेशन में काम आते हैं, हज़म में काम आते हैं, निज़ाम हज़म में। वो पार्ट जो है लबलबे का वो कहलाता है एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन का मतलब है कि उसमें से एक ट्यूब आ रही होती है जो कि आंतों के पहले हिस्से में, जो मैदे के बाद आंतें शुरू होती है ना, तो उसको ड्यूडेनम कहते हैं उस हिस्से को, वहाँ आ रही होती हैं। इसमें शो नहीं हो रही इस पिक्चर में। इस पिक्चर में वो इसमें पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन ये मैं तो आपको वैसे ही बता रहा हूँ, इसमें नहीं होगा शायद ये। लेकिन इसमें जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा था इंसुलिन से मुतालिक, लेकिन एक मैंने इसलिए आपको बता दिया एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि देखें पैंक्रियास आपका ना 2 बड़े अहम, 2-3 बहुत सारे बल्कि काम कर रहा होता है। एक उसका जो हिस्सा है वो निज़ाम हज़म में मदद देता है आपको, और वो क्या चीज़ें हज़म करवाता है, वहाँ से कुछ एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जिनको हम बोलते हैं अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। इनका काम होता है आपकी बॉडी के अंदर जितने भी वो आ रहे हैं अपना चिकनाई के फैट्स हैं उनको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना, फिर उनको हज़म करवाना। इसी तरह ग्लूकोज़ है उसको डाइजेस्टिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो फैट्स, प्रोटीन्स और ग्लूकोज़, इन तीनों चीज़ों को वो डाइजेस्टिबल फॉर्म के अंदर तब्दील करते हैं। ये जो एंजाइम्स हैं जो पैंक्रियास से रिलीज़ होते हैं और एक डक्ट के ज़रिए, एक नाली के ज़रिए सीधे आते हैं आपकी छोटी आंत के पहले हिस्से में, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं। देखें जब वो मैदे से हमारा जो खाना है ना, जो जब हज़म हो जाता है मैदे में, तो वो एक लई की सी शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसको बोलते हैं कायम। मैदे के अंदर तेज़ाब होता है, वो उसको पूरा गला देता है पूरे खाने को। फिर उसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, पेप्सिन होता है जैसे उसके अंदर, और हाँ मुख्तलिफ। तो वो जो है ना कुछ प्रोटीन्स को हज़म करते हैं, कुछ उनको गलाते हैं, वो बिल्कुल उसको पेस्ट की तरह बना देते हैं। उसके बाद जो है ना वो तकरीबन 3 घंटे के बाद हमारा मैदा खाली हो जाता है। 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके जो पेस्ट बनता जा रहा है ना वो रिलीज़ होता जाता है। कहाँ पे? आपकी छोटी आंत में। मैदे से आता है खाना छोटी आंत के पहले हिस्से में, जिसका नाम है ड्यूडेनम। वहीं पर जो है ना ये एंजाइम आके गिरते हैं और ये उसको मज़ीद काबिल हज़म बनाते हैं। उसके बाद वो आगे चलता है, जीजुनम में आता है और उसके बाद फिर इलियम में आता है। इलियम के अंदर जो है ना वो विलाए होते हैं, विलाए उंगलियों की तरह की जो है ना उसके अंदर उभार मौजूद होते हैं पूरी, यानी उसके अंदर इलियम के हिस्से के अंदर, और वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज़ होती हैं। तो वहाँ पे ये आपका हज़म शुदा जो ग़िज़ा है ना ये उसके अंदर जज्ब हो जाती है उन कैपिलरीज़ के अंदर। फिर वहाँ से एक वेन है जो आपकी कहलाती है हेपेटिक पोर्टल वेन। वो वहाँ से उस खाने को जो जज्ब हुआ है ना उसको सबको लेके जाती है लिवर में। लिवर के अंदर उस पूरे खाने का केमिकल एनालिसिस होता है और उसमें अगर कोई ख़तरनाक चीज़ है तो उसको निकाल दिया जाता है, उसको ज़ाया कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और उन चीज़ों को सबको पूरा चेक करके उसके बाद जिस शक्ल में वो जिस्म के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं उस शक्ल के अंदर फिर उनको खून के अंदर भेज दिया जाता है। फिर वो खून के ज़रिए पूरी सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपकी चलती हैं, पूरे जिस्म की ब्लड सर्कुलेशन में चलती हैं, और जहाँ जहाँ जिस ग़िज़ा की ज़रूरत होती है वहाँ वो ग़िज़ा
पहुंच जाती है। अच्छा, मिसाल के तौर पे ग्लूकोज भी इसमें है। ग्लूकोज हमारे जिस्म का बुनियादी एनर्जी का यूनिट है, यानी जो भी आप खाते हैं ना वो आखिर में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर ग्लूकोज जो है ना वो जाकर यानी है ग्लाइकोजन में लिवर उसको कन्वर्ट करता है, जो कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, उसको जो बच जाता है ना, जो एक्सेस में होता है, फिर वो ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है लिवर के अंदर। लेकिन वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उससे पहले जो है ना क्या काम होता है कि ये जो ग्लूकोज अब शामिल हो गया आपकी ग़िज़ा के ज़रिए से खून में, तो अब ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर कैसे जाता है? सेल्स के अंदर जाने का इसका जो रास्ता है वो एक दरवाज़ा होता है हर सेल के ऊपर, और उस दरवाजे के ऊपर लगा हुआ होता है ताला। जब तक वो ताला नहीं खुलेगा जब तक ये ग्लूकोज उस सेल के अंदर नहीं जा सकता। और वो जो ताला है ना उसकी चाबी होती है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या काम करती है कि इंसुलिन जाती है उस ताले को जाके लगती है, चाबी की तरह खोलती है, दरवाज़ा खुलता है, ग्लूकोज अंदर चला जाता है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है और सेल्स के अंदर ग्लूकोज पहुंच जाता है जहाँ पर वो एनर्जी में तब्दील होता है और फिर वो इस्तेमाल हो जाता है, यानी हमारे जिस्म में वो एनर्जी बन जाता है। उसको हम बोलते हैं ATP, सही ना। ATP जो है वो एनर्जी है, तो ATP की शक्ल में जाकर वो इस्तेमाल में आता है, वो फिर ग्लूकोज तवानाई बन जाता है इस तरह से। तो अब ये जो इंसुलिन है ना, ये उस दरवाज़े की चाबी है, यानी कि ये ग्लूकोज को एंटर करवाती है सेल्स के। अगर इंसुलिन ना हो तो ग्लूकोज है ना इस्तेमाल में नहीं आएगा, घूमता ही रहेगा खून के अंदर और शुगर लेवल बढ़ा हुआ आएगा पेशेंट का, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स में होता है। तो अब ये जो इंसुलिन है बाज़ औक़ात ये बन तो रही होती है सही मकदार में, लेकिन ये उसके बावजूद जो है ना ग्लूकोज को एंटर करवाने में नाकाम हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है? उसको कहते हैं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत। ये मुज़ाहमत कैसे पैदा होती है? ये अक्सर होती है अगर जिस्म में बहुत ज़्यादा चिकनाई हो, फैट्स बहुत ज़्यादा हो जाएँ, तो उसकी वजह से वो जो ताले हैं जहाँ पे जाके इंसुलिन ने लगना होता है उनके ऊपर भी चर्बी आ जाती है और वो इंसुलिन उसमें सही से अटैच ही नहीं हो पाती है अपने रिसेप्टर्स पे। उस ताले को हम बोलते हैं रिसेप्टर। इसलिए शुगर और कोलेस्ट्रॉल का ये हाँ, आपस में ताल्लुक़ है। और बाज़ औक़ात जब शुगर बढ़ी हुई होती है ना तो वो भी कोलेस्ट्रॉल में या फैट्स में तब्दील हो जाती है। यानी जब ग्लूकोज बढ़ा हुआ होता है जिस्म में तो लिवर एक तरफ तो उसको ग्लाइकोजन में तब्दील करता है, दूसरी तरफ उसको एक्स्ट्रा जो और मज़ीद होता है तो उसको फिर वो फैट्स में तब्दील करना शुरू कर देता है और ये फिर फैट जाकर जो है ना डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो फैट में भी तब्दील होता है और उल्टा काम भी होता है कि फ़ैट जो है ना वो भी ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं। फ़ैट भी ग्लूकोज में, ये जो कीटो डाइट करते हैं लोग, तो ये क्या करते हैं, ये फ़ैट को ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल बंद कर देते हैं ताकि हमारा जिस्म जो है वो फ़ैट्स को ही ग्लूकोज में बदल बदल के काम में लाए, एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करे और जिस्म से फ़ैट जो है ना वो कम हो जाए। सर एक चीज़ पूछनी है, जी जी। अभी आप स्टमक की बात कर रहे हैं, एक डिजीज़ है H. pylori। ये स्टमक में पानी की वजह से नहीं, वो क्या चीज़ होती है? H. pylori जो है ना ये एक बैक्टीरिया है और ये जो है वो ड्यूडेनम में पाया जाता है। यूरिन में पानी? ड्यूडेनम जो आंत का जो निचला हिस्सा है ना, तो अगर ये ज़्यादा हो जाए ना, ये एसिडिटी कॉज करता है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से तेज़ाबियत बहुत बढ़ जाती है। तो ये बाज़ औक़ात जो है वो ड्यूडेनम से दाखिल हो जाता है मैदे में, फिर मैदा जो है ना बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगता है। तो इस जरासीम को मारने के लिए फिर एंटीबायोटिक दवाएँ दी जाती हैं। अमूमन एलोपैथिक में तो ऐसे ही होता है कि उसमें 2 एंटीबायोटिक दी जाती हैं और एक जो है ना एसिडिटी के ख़िलाफ़ जो दवाएँ होती हैं वो दी जाती हैं। हिजामा काम करता है? हाँ करता है। इसमें हमने हिजामा से रिज़ल्ट देखे अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पॉइंट्स होते हैं ना वो हम करते हैं। वो पॉइंट्स हमारे अल्सर में भी काम करते हैं। हाँ, मतलब एसिडिटी जब बढ़ती है तो उसकी वजह से मैदे में ज़ख़म हो जाते हैं, अल्सर बन जाता है वो। तो बाज़ औक़ात जो मैदे का अल्सर होता है उसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। बाज़ औक़ात ग़िज़ाई नाली का यानी ईसोफेगस का अल्सर हो जाता है, उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के अल्सर्स होते हैं। अच्छा, बहरहाल हम कहीं से कहीं निकल गए। बात हो रही थी इसकी डायबिटीज़ के टेस्ट की, तो ये उसके टेस्ट हैं मुख्तलिफ़। और सीरम, बात शुरू हुई थी सीरम इंसुलिन लेवल के टेस्ट से। तो अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है, नॉर्मल से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये होता है कि जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसका हल ये होता है कि आप उसके लिए एक तो लिवर का भी इलाज करें और साथ में पेशेंट का जो फ़ैट है, बॉडी फ़ैट, उसको कम करें। यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल भी चेक कराएँ, उसका लिपिड प्रोफाइल करवाएँ और उसका जो है वो लिवर का सही में इलाज होना चाहिए, क्योंकि लिवर जो है ना, और डाइट भी कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि लिवर जो है वो आपका जितने भी फ़ैट्स हैं जिस्म में, उसका मेटाबॉलिज्म लिवर के ही पास है, कंट्रोल लिवर के पास है। लिवर जो है ना वो गाइड करता है कि जिस्म में कहाँ कहाँ कितना कितना फ़ैट स्टोर होगा। तो लिवर का फंक्शन भी जो है ना वो चेक करना चाहिए, LFT के ज़रिए से हो जाएगा और बाकी हिजामा करना चाहिए उसके लिए। अच्छा, ये लिपिड प्रोफाइल है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल यानी सीरम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL, HDL और VLDL और टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये भी उसमें टेस्ट किया जाता है। सीरम कोलेस्ट्रॉल जो है इसकी नॉर्मल रेंज होती है 200 से नीचे। ट्राइग्लिसराइड्स की नॉर्मल रेंज तकरीबन 100 है, 100 से 150 तक भी हो तो चल जाता है।
HDL जो है ना ये 40 से लेकर 60 के बीच में होना चाहिए, और LDL जो है ना ये 100 तक होना चाहिए। 100 से नीचे हो तो बहुत अच्छी बात है। IDL जो है ना वो 100 है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है ना, सीरम कोलेस्ट्रॉल और LDL ये दोनों बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। अगर ये बढ़ी भी हों तो इसकी वजह से हार्ट के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, और ये आपको जैसे नज़र आ रहा है ना आर्टरी के अंदर जमा हुआ है, तो ये इसको हम एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बोलते हैं, और ये उसकी दीवार के अंदर अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पे LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और HDL जो है ना ये अच्छा होता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है ये अच्छा होता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसको बढ़ाने का तरीका ये होता है कि आप ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, जैसा कि फ़िश या फिर अखरोट। अखरोट बहुत अच्छे होते हैं इसको बढ़ाने के लिए। 3-4 अखरोट अगर डेली खाएं तो इंशाल्लाह 1 महीने में सब बिल्कुल सेट हो जाएगा। अच्छा, ये ट्राइग्लिसराइड जो है ना ये वॉक करने से भी कम हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड के लिए वॉक भी काफ़ी होती है। अगर आदमी वॉक सही से करता रहे तो ये चला जाता है। कोलेस्ट्रॉल अलबत्ता ये कि थोड़ा ग़िज़ा को कंट्रोल करने से सही होता है। ग़िज़ा डाइट भी कंट्रोल में हो, एक्सरसाइज भी करते हो आप, तो फाइबर आपकी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए भुने हुए काले चने छिलकों समेत वो अच्छे होते हैं। 1 मुट्ठी रोज़ाना, 1 खीरा रोज़ाना और 2-3 अखरोट की गिरी रोज़ाना अगर आप इस्तेमाल में रखें तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। क्योंकि जब HDL सही होता है ना तो ये LDL को खुद ही नीचे ले आता है। अगर HDL आप देखेंगे जिन लोगों का भी LDL बढ़ा हुआ होगा या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा तो उनका HDL असल में बहुत कम होता है। जब HDL कम होता है ना तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो आप HDL को बढ़ाएं, बाकी चीज़ें खुद ब खुद नीचे आ जाएंगी। उनका एक रेशो होता है, उस रेशो में ही रहती हैं वो। इनफर्टिलिटी के लिए टेस्ट होते हैं, मेल के भी होते हैं, फीमेल के भी होते हैं। मेल के टेस्ट में सीमेन एनालिसिस किया जाता है, जिसमें स्पर्म काउंट, शेप के डिफेक्ट्स, मोटिलिटी के डिफेक्ट्स, रैपिड लीनियर प्रोग्रेशन या जर्म सेल्स, इनको देखा जाता है। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हिजामा किया जा सकता है। हिजामा से इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह बे औलादी के मसले में, और काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको माशाल्लाह से फ़ायदा हुआ इसमें। इसी तरह फ़ीमेल में भी जो इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ होते हैं तो उसके जो टेस्ट हैं उसमें अल्ट्रासाउंड है होल एब्डोमेन का, और अल्ट्रासाउंड है सर्विक्स का, जिसमें ओवरीज़ का और यूट्रस का भी है। ख़ास तौर पे PCOS वगैरह के इश्यूज़ के लिए या फाइब्रॉइड्स के लिए या एंडोमेट्रियोसिस के लिए ये टेस्ट करवाए जाते हैं। इसी तरह से LH, FSH हार्मोन्स हैं, और सीरम एस्ट्रोजन, सीरम प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, TSH, ये अमूमन टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं। अगर इसमें कोई इश्यूज़ होते हैं तो फिर उसके लिए हिजामा किया जाता है, और फ़ायदा इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह होता है। सर पानी की मिकदार बताना। जी, पानी की मिकदार एक दिन में तकरीबन 8 से 10 गिलास तो कम से कम होनी चाहिए, कम से कम, मगर बहुत ज़्यादा भी नहीं हो। 12 गिलास से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना किडनी पे लोड पड़ता है फिर, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी सारा किडनी नहीं निकालना होता है बॉडी से। इसलिए जो है ना पानी की मिकदार बहुत कम भी नहीं हो, ज़्यादा भी नहीं हो। ठीक है, ये तो हो गया डायग्नोस्टिक टेस्ट का पोर्शन।